गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से हिंदी में पाठ है कीचड़ का काव्य, लेखक हैं काका कालेलकर। उस पाठ का सार समझा रही हूँ बच्चों, तो आप बड़े ध्यान से सुनोगे। फिर आपको जब हम बुक में से पाठ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जस्ट वेट, 1 मिनट बस, मैं फैन ऑफ करके आ रही हूँ। चलो पाठ का सार मैं आपको समझा रही हूँ। इस पाठ में काका कालेलकर ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। मतलब कीचड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, सभी मतलब प्राणियों के लिए कितना उपयोगी है, इसके बारे में बताया है। वे कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम कीचड़ को देख के ऐसे जो है पैर उसमें कीचड़ में पैर डालना भी पसंद नहीं करते, उससे इधर उधर होकर हटते हैं और हमें घिन आती है कीचड़ को देख करके। तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके गंदेपन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी उपयोगिता क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। पता, चावल जो होते हैं वो कीचड़ में ही होते हैं। कीचड़ ना होता तो क्या क्या होता, मानव और पशु किन नियामकों से वंचित रह जाते, इसकी एक वानगी यह निबंध बखूबी दिखाता है। यानी इसके बारे में इस निबंध में अच्छी तरह से बताया गया है। कीचड़ है नहीं, श्रद्धेय है। कीचड़ घृणा करने योग्य नहीं होता, कीचड़ से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा से उसको देखना चाहिए। यह लेखक नहीं पाठक भी स्वीकारता है। अब लेखक के साथ साथ जो पढ़ते हैं वो भी इसी बात को स्वीकार करते हैं। लेखक प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कहता है, प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब सुबह का समय। प्रातःकाल का वर्णन करते हुए कहता है कि सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। पूर्व दिशा में जब सूर्योदय होता है ना, उस समय का वर्णन लेखक ने किया है और बताया है कि उस दिशा में कोई खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उत्तर दिशा में जो है वो रंग दिखाई दे रहा था। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था। देखते देखते वहाँ के बादल सफ़ेद जैसे हो गए और दिन आरंभ हो गया। यानी जो आसमान था उसमें सफ़ेद से बादल दिखने लगे और दिन शुरू हो गया, यानी सूर्योदय हो गया और दिन चढ़ आया। हम आकाश तथा जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया है। कोई कवि हो या लेखक हो, वो सुंदर चीज़ों का वर्णन करते हैं, सुंदरता का बखान करते हैं, लेकिन वह सुंदरता कहाँ से उत्पन्न होती है उसके बारे में कोई नहीं लिखता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति कीचड़ में पैर डालना तक पसंद नहीं करता, क्योंकि कीचड़ से शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, इसीलिए किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, यानी वास्तविकता है ये कि कोई भी कीचड़ से सहानुभूति नहीं करता। किंतु कीचड़ में कम सौंदर्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि लेखक क्या बता रहे हैं कि कीचड़ भी सुंदर होता है। अब उसकी सुंदरता कहाँ कहाँ दिखाई देती है वो भी सब बताएंगे। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर होता है। ठीक है, हम कहते हैं मिट्टी वाला रंग, स्किन कलर पहनते हैं, वो मिट्टी वाला कलर सा होता है, वो स्किन सा ही होता है, तो वैसे कपड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर होता है। अब पुस्तकों के गत्तों पर, जो पुस्तक हमारे पास है उस पर हम जो है कवर करवाते हैं, तो उस पर जो गत्ता लगाया जाता है उसका रंग जो है ये मिट्टी वाला ही होता है। घर के दीवारों पर और शरीर के कीमती कपड़ों के लिए भी हम कीचड़ जैसा रंग पसंद करते हैं। सब लोगों को ये रंग पसंद आता है। कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। कलाभिज्ञ यानी कलाकार जो लोग
कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, यानी कभी कीचड़ का नाम ले दिया जाए तो मूड ऑफ कर लेते हैं लोग। नदी के किनारे कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब नदियों के किनारे भी कीचड़ होता है, पहले जब कीचड़ सूख जाता है तो उसमें ऐसे टुकड़े से बन जाते हैं, उसमें दरारें सी पड़ जाती हैं। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, वे टेढ़े हो जाते हैं, उस समय सुखाए हुए खोपरे जैसे लगते हैं। जब वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, वो कीचड़ के वो टुकड़े से ऊपर खोपरे लगते हैं, तो वो जो सुखाया हुआ नारियल होता है ना, नारियल उसके अंदर वो गिरी निकलती है, वो सूख जाती है, तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, तो उस तरह से वो दिखाई देते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तो इस कीचड़ का पृष्ठभाग जब सूख जाता है, अब कहते हैं नदी के किनारे यदि हम जाए ना तो दूर दूर तक कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ दिखाई देता है। और जब एक कीचड़ सूख जाता है, थोड़ा सा सूख जाता है ना, अब ऐसे पूरी तरह नहीं मतलब कि सूख गया उसके वो खोपरे के टुकड़े से बन गए, ऊपर से कपड़ियाँ से उड़ गई, वैसा नहीं। जब थोड़ा सूख जाता है वैसे गीला गीला होता है, फिर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं तो उनके 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे जैसे पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं ना। भी अब जब थोड़ा थोड़ा कीचड़, हम वहाँ से जा रहे हैं, कहीं पे कीचड़ है, बारिश हुई है, तो कीचड़ में हम पाँव रखते हैं तो हमारे पाँव के निशान वहीं पे छप जाते हैं, हम उस पर रख देते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी गिल्ली होती है वहाँ। तो ऐसे ही बताया है लेखक ने कि जब कीचड़ थोड़ा सूख जाता है तो उस कीचड़ पे जब पक्षी चलते हैं तो उनके पैरों के निशान अंकित हो जाते हैं। मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते पर कारवां ले जाने की इच्छा होती है। उन पक्षियों के जब हम पैरों के निशान देखते हैं तो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, इच्छा होती है कि हम भी ऐसे उनके पीछे पीछे चलते जाएं। जब कीचड़ ज़्यादा सूख जाता है तो ज़मीन ठोस हो जाती है। अब जब ज़्यादा सूख जाएगा तो ज़मीन ठोस हो जाती है, उस समय उस पर गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरे आदि के पदचिन्ह अंकित होते हैं। उस पर फिर क्या होते हैं, जब वो ज़्यादा सूख जाता है थोड़ा, तो उस पर जो गाय, भैंस कुछ भी चलते हैं तो उनके पदचिन्ह, क्योंकि वो थोड़े वेट होते हैं, उनमें वजनदार होते हैं, तो उनके पैर पे अंकित हो जाते हैं। अब जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर लड़ते हैं, आपने देखा होगा, अब गलियों में बैल वगैरह जो घूम रहे हैं वो आपस में जब लड़ना शुरू करते हैं तो एक दूसरे के सींग में सींग फंसा करके वो लड़ते हैं। तो इसी तरह से जो मदमस्त 2 पाड़े यानी भैंस के जो नर बच्चे वो जब लड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है उनके अंकित पदचिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल का भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो। ऐसा भास होता है जैसे मान लो युद्ध का पूरा इतिहास ही लिख दिया हो। कीचड़ से तृप्ति ना हो तो सीधे खंभात पहुंच जाना चाहिए। अब खंभात में क्या होता है, दूर दूर तक कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है। कहते हैं यदि थोड़ा बहुत कीचड़ देखा है उससे मन ना भरा हो तो ज़्यादा कीचड़ देखने के लिए खंभात पहुंचना चाहिए। वहाँ मही नदी के मुख से आगे दूर दूर तक सर्वत्र स्नातक कीचड़ ही देखने को मिलेगा। यानी मही नदी के पास दूर दूर तक देखेंगे चारों ओर हमें कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा, और ऐसा कीचड़ जिसमें पहाड़ तक लुप्त हो जाए, मतलब हाथी भी डूब जाए, इतना गहरा कीचड़ होता है कि हाथी डूब सकते हैं, पहाड़ के पहाड़ लुप्त हो जाते हैं, इतना कीचड़ जो है वहाँ दिखाई देता है। हमारा अन्न जो है, हम जो अन्न खाते हैं वो कीचड़ में ही पैदा होता है। इसका आभास यानी इसका पता यदि हर मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार ही नहीं करता। हम कीचड़ को गंदा कहते हैं, कीचड़ में पैर रखना पसंद नहीं करते, अपने कपड़ों पे लग जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, और ये अनाज भी तो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, वहाँ पैदा होता है और हम वो खाते हैं। यदि इस बात की जानकारी हम अपने दिमाग में रखें तो हम जो है कभी कीचड़ का तिरस्कार न करें। किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त प्रसन्नता से फूट पड़ता है और मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, ठीक है ना। अब मल जो है बिल्कुल गंदा माना जाता है, लेकिन कमल सुनते हैं तो जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि पंकज शब्द पंख शब्द से घृणा करते हैं और पंकज शब्द सुनते ही खुश हो जाते हैं। अब मल, कमल, पंख, पंकज, अब पंख मैंने कीचड़, पंकज मैंने कमल जो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। तो पंख से तो हम घृणा करते हैं, लेकिन कमल शब्द सुन करके
हम जो है खुश हो जाते हैं। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति गाने पर वे कहते हैं कि अब कवि जो है ना वो वृत्ति शून्य ही होते हैं, यानी वो जो सुंदरता पर ध्यान देते हैं, जहाँ से सुंदरता उत्पन्न होती है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तब क्या कहा गया है कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। मतलब हम श्री कृष्ण वसुदेव की पूजा करते हैं लेकिन उनके पिता की पूजा नहीं करते। हम हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। अब जो है ये हीरे को तो हम, वो भी एक तरह का पत्थर सा होता है, बड़ा चमकदार, उसका तो बहुत महंगा होता है, उसका तो बहुत मूल्य दे देते हैं और चुपचाप से देते हैं, लेकिन कोयले का हम कोई मूल्य नहीं देते हैं। मोती में कंठ को बांध कर देखते हैं किंतु उसकी मातोश्री कली में नहीं बांधते। अब मोती हम जो है गले की माला बनाकर उसे पहनते हैं, हाथों में जो चूड़ियाँ में जिसमें मोती लगे होते हैं पहनते हैं, रिंग में मोती होते पहनते हैं, लेकिन वो मोती जिस सीप से उत्पन्न होता है उस सीप को हम कोई महत्व नहीं देते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है। इसलिए अब लेखक क्या कहते हैं कि इस विषय पर कवियों से बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं, उनसे तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ सुंदर चीज़ों को देखते हैं, जहाँ से सुंदरता उत्पन्न होती है उसके बारे में कभी कोई कविता नहीं लिखते हैं। उन्होंने सिर्फ सुंदरता पर कविताएं लिखी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इनसे तो चर्चा ना ही करें तो ही ठीक है। तो बच्चों ये था पाठ का सार, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस